जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है आपकी। एग्ज़ाम दे भी दिए कई स्टूडेंट्स, क्योंकि 17 तारीख से ही यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी किया था और कई स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम अब लगेंगे। ठीक है। इंग्लिश का तो हमने आपको सिलेबस और कैसे पेपर करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हमने बता दी। ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के सिलेबस की, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी जिसकी बात कर रहे हैं। कैसा उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आएँगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, लेकिन इतना ईज़ी क्या बताऊँ मैं आपको। सिलेबस दिया है यूनिवर्सिटी ने कि 9th-10th का स्टूडेंट भी आराम से पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकता है। ठीक है। लेकिन एक बार फिर भी देखना ज़रूरी है, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कौन-कौन से सिलेबस में रखे गए पॉइंट हैं, क्या हटा है, क्या जुड़ा है। कई स्टूडेंट्स को अभी तक मालूम नहीं, जिनको मालूम है ठीक है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए हम ये इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से एक-एक पॉइंट को देखिए। अगर जो कोई स्टूडेंट्स ये वीडियो देखकर 4 पॉइंट भी पढ़कर चला गया, तो आराम से इसके लिए कहाँ से क्या पढ़ना है, मैं उस बुक का नाम भी बता दूँगा। अगर वो किसी के पास बुक है, तो आराम से आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है? सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी कॉमन पेपर होने वाला है, बीए, बीएससी और बीकॉम। अब सर कॉमन का मतलब क्या एक ही दिन पेपर होगा? नहीं बेटा, अलग-अलग दिन हो सकता है पेपर, लेकिन सिलेबस सबका सेम है। ओके। बीए, बीएससी और बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए। अब रही बात, हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट में, उनके लिए हिंदी व्याकरण है। और जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हिंदी साहित्य का पार्ट है। अभी ओनली ऑन व्याकरण है। अब व्याकरण में यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ जोड़ा है, एक एक पॉइंट की हम बात करते चलते हैं। उसके बाद में हम इनको कैसे याद करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारी बात। पहली चीज़ तो मैं बात बता देता हूँ आपको कि कुल 40 नंबर का पेपर है। 40 + 10 मतलब कोई 50। सर 40 + 10 का मतलब, 40 + 10 का मतलब हो गया 40 तो आपको एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम में लाने हैं, और 10 नंबर इंटरनल एग्जाम। इंटरनल का मतलब वो मिड टर्म जो आपने दिया, आंतरिक मूल्यांकन जो कॉलेज वाले सर ने आपके भेजे हैं। कुल मिला के आपको 50 नंबर का। और जब 50 नंबर की बात आती है, तो कितना क्रेडिट बेटा? 2 क्रेडिट। कितना क्रेडिट? 2 क्रेडिट। ये 2 करोड़ नहीं है बेटा, कहीं 2 करोड़ समझ लो, 2 क्रेडिट है। ओके। कहाँ करोड़, तो लिख लिख ही नहीं सकते, कितनी जीरो होती है करोड़ में तो। हाँ, तो 2 क्रेडिट अपने को, सॉरी 2 क्रेडिट अपने को कुल मिला के लाने हैं। अब 2 क्रेडिट में क्या क्या यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दिया है, एक बार हम सारे के सिलेबस को अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है। देखो, 4 यूनिट में डिवाइड किया है। यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट में यूनिवर्सिटी ने दिया है पहला शब्द निर्माण। अब सर शब्द निर्माण में, शब्दों का निर्माण जब हम करते हैं, तो उनके पहले या तो उपसर्ग लगता है या प्रत्यय लगता है। तो यूनिवर्सिटी ने क्या क्या दिया है सिलेबस में, क्या क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। आ रही है बात समझ में? मतलब पहले चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में उपसर्ग पढ़ना है अपने को, प्रत्यय पढ़ना है अपने को, संधि पढ़नी है और समास पढ़नी है। ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा मैं अभी बता दूंगा। पहले तो हम सिलेबस को एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना। उसके बाद में ख शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकारों में संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, शब्द निर्माण और शब्द के प्रकार, जिसमें आपको ये 5-6 पॉइंट उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण पढ़ना। ठीक है, उसके बाद में बात करें सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में शब्द व वाक्यगत अशुद्धि संशोधन कै में कई बार अशुद्ध शब्द होते हैं, शब्द एवं वाक्यगत अशुद्धि संशोधन। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बता दूंगा अभी। मतलब कई बार कुछ शब्द अशुद्ध होते हैं, उनको शुद्ध करके लिखना है, और कई बार वाक्य अशुद्ध होते हैं, उनका शुद्धिकरण कैसे है, तो वो यहां से सवाल पूछ सकता है। उसके बाद में ख मुहावरे एवं लोकोक्तियां और वाक्य में प्रयोग। मुहावरे और जो लोकोक्तियां होती है उनका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, उनके अर्थ बताने हैं, और अर्थ बताने के साथ साथ वाक्य में प्रयोग करना भी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में यूनिट थर्ड में संक्षेपण, और ख में बेटा पल्लवन। ठीक है, यूनिट फोर्थ में ख जो पॉइंट है उसमें पत्र लेखन, यूनिट फोर्थ की बात करें अब पत्र लेखन की बात करें तो पत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कई बार पत्र जो है वो कार्यालय पत्र होते हैं, कार्यालय से कोई आदेश करवाना है, कार्यालय से कोई आज्ञा लेनी है तो कार्यालय पत्र हो सकते हैं। शासकीय पत्र हो सकते हैं, अर्धशासकीय पत्र हो सकते हैं, आदेश है, निविदा है, कोई टेंडर है, कोई किसी भी प्रकार का प्रपत्र। तो अलग अलग प्रकार के पत्र लेखन यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। शासकीय या अर्धशासकीय या कार्यालयी या निविदा। ठीक है, या कोई आदेश, ऐसे विभिन्न प्रकार के पत्र आपसे वो लिखवा सकता है, ये अपने सिलेबस में है। इसके अलावा ख जो है निबंध लेखन, और शब्द सीमा 400 शब्द। ओके, शब्द सीमा 400 शब्द। तो कुल मिला के अपने सिलेबस में, सामान्य हिंदी के सिलेबस में क्या क्या उपसर्ग दिए हैं, प्रत्यय दिए हैं, संधि समास दिए हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण दिए हैं, वाक्य अशुद्धि संशोधन, शब्द अशुद्धि संशोधन, मुहावरे, लोकोक्तियां, और इसके अलावा संक्षेपण, पल्लवन और पत्र लेखन और निबंध लेखन। यही अपना मोटा मोटा सिलेबस है।
अब सर ये बताइए कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, ये भी बता देते हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नंबर के हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा एक एक पॉइंट को लेकर। अब देखो क्वेश्चंस की बात करें। अब पहला अपना जो पॉइंट था, अभी हमने देखा, पहला पॉइंट था कि शब्द निर्माण से। अब शब्द निर्माण से वो उपसर्ग भी पूछ सकता है और प्रत्यय भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारे हिंदी में 22 जो उपसर्ग हैं, उन उपसर्ग में कोई भी उपसर्ग आपको दे देगा या शब्द दे देगा, पूछ लेगा दिए गए शब्दों में कौन सा उपसर्ग है बताइए, या उपसर्ग दे देगा और आपसे बता पूछ लेगा कि निम्नलिखित उपसर्ग से बनने वाले कोई 5 शब्द बताओ। जैसे प्र, प्रा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, जितने भी उपसर्ग हैं उनमें से कोई भी दे दिया। जैसे प्र दे दिया, प्र उपसर्ग तो आप समझते हो ना, किसी शब्द के पहले लगने वाले वे शब्द जो शब्द का अर्थ बदल देते हैं। प्र दे दिया, अनु दे दिया, अव दे दिया। जैसे यह दे दिया अनु, अनु, यह दे दिया अव, यह दे दिया निस, ठीक है ना। मतलब कोई भी उपसर्ग आपको दे देगा और वहां से वो पूछते हैं कि इस उपसर्ग से बनने वाले 5 शब्द, 3 शब्द, 2 शब्द, 4 शब्द, उनका निर्माण कीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन टाइप, एक क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो हमने बात करी थी, दूसरा टॉपिक था संधि और समास में से। कई बार संधि और समास में अंतर पूछ लेता है। संधि और समास, कई बार संधि और समास में अंतर या संधि और समास की परिभाषा, एक ही बात हो तो संधि और समास की परिभाषा पूछ लेता है। उदाहरण सहित संधि और समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। या कई बार क्या होता है कि संधि से संबंधित यहां से 2 शब्द आपको दे देगा या वाक्य आपको दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें कौन सा समास है। तो संधि और समास आपको याद करना, ठीक है। उसके बाद में ये तो बात थी, ये 2 क्वेश्चन तो आपको पूछेगा फर्स्ट यूनिट के क में से, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। 8 क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे और 2 नंबर का होगा, तो 8 दूनी 16 नंबर की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। 8 दूनी 16, ओके। उसके बाद में यूनिट ख से क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण, क्योंकि हमने यूनिट ख में बात करी, देखो यूनिट ख में शब्द के प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा सर्वनाम भी पूछ सकता है वो, विशेषण भी पूछ सकता है, क्रिया विशेषण भी पूछ सकता है। तो यूनिट ख से क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार या सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। तो सर्वनाम की परिभाषा वगैरह पूछ सकता है। उसके बाद में ख की बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम में अंतर, संज्ञा और सर्वनाम में अंतर, क्रिया विशेषण क और ख। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्रिया विशेषण से पूछ लिया, तो दूसरा संज्ञा व सर्वनाम में अंतर, में अंतर बताइए, ठीक है। 2 यूनिट की बात हो गई। तो आपको कुल मिलाकर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा देख कर जाना, ठीक है। उसके बाद में अशुद्ध वाली बात थी, शुद्धि अशुद्धि। अगला पॉइंट था अपना शब्द में वाक्यगत अशुद्धियां। कई बार जैसे शब्द लिख के देता है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। जैसे अनुग्रहित देगा वो, अनुग्रहित दे देंगे वो, ऐसे लिख के दे देंगे अनुग्रहित, या उज्जवल लिख के दे देंगे। आपको जो अशुद्ध शब्द हैं, जो ये अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, उनका आपको क्या लिखना है बेटा, शुद्धिकरण। कोई भी शब्द, जैसे परिष्कार दे दिया, युधिष्ठिर दे दिया, ठीक है ना,
तृष्णा दे दिया, ऐसे कई शब्द वो दे देते हैं, अशुद्ध शब्द लिख के देंगे और आपको उनको क्या करना बेटा, शुद्ध करना। ओके, ठीक है ना। श्रृंगार दे दिया, कैकई दे दिया, जैसे अब कैकई ऐसा न देकर वो दे दिए कैकई, या श्रृंगार ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख के दे देते हो, ठीक है ना। अशुद्ध रूप दे देंगे आपको, उनको क्या करना है बेटा, शुद्ध करना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें वाक्यों की, जैसे राम ने, वाक्य अशुद्धि पीछे हम देखते हैं, ये तो था शब्द शुद्धि। वाक्यगत अशुद्धि, जैसे वाक्यगत अशुद्धि में पेज ले लेते हैं दूसरा। वाक्यगत अशुद्धि, एक क्वेश्चन एक पॉइंट था अपना, वाक्यगत अशुद्धि। राम ने रावण की हत्या की। अब राम जी ने रावण की हत्या थोड़ी की थी, हत्या तो वो होती है धोखे से किसी को, किसी वस्तु की चाहत के लिए किसी को मारना, ठीक है ना, वो हत्या होती है। हत्या नहीं, वध किया था उनका, युद्ध हुआ और युद्ध के बीच में राम जी ने उनका क्या किया, वध किया, ठीक है। तो यहां पर ये अशुद्ध वाक्य है, ये यहां पर अशुद्ध वाक्य है, तो उसको शुद्ध करना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, अशुद्ध वाक्य है, उसको क्या करना है बेटा, शुद्ध करना, ठीक है ना। तो ये वाक्यगत अशुद्धियां हो गई और उनको क्या करना है, शुद्ध करना। ठीक उसी प्रकार जैसे ये तो कै की बात हो गई, ख की बात करें अपन तो लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे आपको वो देंगे, आपको उनका सरलीकरण अर्थात उनका अर्थ बताना है और अर्थ बताने के साथ साथ वाक्यों में प्रयोग करना। जैसे लोकोक्ति और लोकोक्ति की विशेषता बताइए, लोकोक्ति की किन्हीं 4 विशेषता बताइए, या मुहावरों का अर्थ, जैसे दांतों तले अंगुली दबाना, नाकों चने चबाना, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत सारे मुहावरे हैं, उनका आपको अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे ईंट से ईंट बजाना, घर का धोबी को, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जिनका आपको अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना, ठीक है। तो यह वाक्यगत अशुद्धि हो गई, और मुहावरे लोकोक्ति और उनमें अंतर, और मुहावरों का अर्थ बताना है। अर्थ के साथ साथ उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। ओके बेटा, उसके बाद बात करें यूनिट 3 की, तो अभी यूनिट 3 में संक्षेपण था। संक्षेपण का मतलब परिभाषा लिखनी है, वो बड़ा सेंटेंस होगा, बड़ा पैराग्राफ होगा, संक्षेप में वो क्या कहना चाह रहा है। तो कई बार तो डेफिनेशन ही पूछ लेता है, संक्षेपण व पल्लवन में अर्थ बताइए, संक्षेपण व पल्लवन में अर्थ बताइए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि संक्षेपण आपको दे देगा और उसके बाद में फिर आपको वहां से एग्जाम्पल सहित उसको पूरा कंप्लीट करना। ओके, उसके बाद में भाव पल्लवन कीजिए। जैसे भाव पल्लवन विस्तारीकरण करना है, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, अब पछताए होत की जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसका आपको भाव सहित अर्थ बताना है और वाक्यों में उनका प्रयोग करना है। उसके बाद में इकाई नंबर 4, यूनिट 4 में हमने बात की थी, यूनिट 4 में हमने बात की थी पत्र लेखन की। तो पत्र लेखन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब पत्रों की बात करें तो जैसे आपको अर्धशासकीय जो पत्र हैं उनकी विशेषता बताइए, या फिर कह सकते हैं कि ज्ञापन से आप क्या समझते हैं। ज्ञापन होता है ना कि जैसे आपके मोहल्ले में, आपके शहर में किसी प्रकार के कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन हो रहा है, कोई फैक्ट्री स्थापित कर ली, तो आप अपने जो जिला कलेक्टर हैं या एसडीएम साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, या पंचायती स्तर पर बात करें तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, सरपंच साहब, उनको आप ज्ञापन दे रहे हैं कि सर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो रही है और आप इनका समाधान कीजिए। तो ज्ञापन क्या होता है, ज्ञापन किस प्रकार से दिया जाता है, उसको उसके बारे में लिखना है, उसका प्रारूप बताना है। उसके बाद में अगला जो अपना लास्ट
इसमें फर्स्ट तो पत्र लेखन, और सेकंड की बात करें तो वो है निबंध। निबंध आपको लिखना है और निबंध की जो शब्द सीमा है वो कितनी है बेटा, 400 शब्द। अब किस किस प्रकार से निबंध आ सकते हैं, निबंध के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। निबंध की बात करें तो निबंधों में जैसे जीवन और साहित्य, आध्यात्मिक बनाम राष्ट्र, राष्ट्र अध्यापक बनाम राष्ट्र निर्माता, ठीक है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां, आतंकवाद, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता, या विभिन्न प्रकार के जो इस टाइम विभिन्न प्रकार की जो आतंकवाद से संबंधित जो गतिविधियां हो रही है उनसे संबंधित कोई भी आपको बढ़िया शानदार एक टॉपिक देखने को मिल जाएगा। या जो इंटरनेट का जो जमाना है, ठीक है ना, एआई का जो जमाना है, इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, या बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है ना, या बढ़ता हुआ जो ये वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है, इससे संबंधित आपको कोई भी एक शानदार टॉपिक मिलेगा और उस टॉपिक पर आपको कम से कम 400 शब्दों में आपको आंसर लिखना है या पैराग्राफ लिखना है, आपको निबंध लिखना, ठीक है। इस प्रकार से हिंदी, सामान्य हिंदी बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप आराम से यहां से पत्र लेखन, निबंध लेखन और पत्र निबंध के साथ साथ आपने अगर संधि समास वाले क्वेश्चन भी कर दिए तो कम से कम आप 30+ नंबर के हकदार रहेंगे, 30+ नंबर आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार आराम से देखिए, समझिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए मैं एक शानदार बुक बताता हूं, जिसके पास मिल जाए वो ठीक है, नहीं अन्यथा आप किसी भी सीरीज, किसी भी बुक में से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो जिन किसी स्टूडेंट्स के पास सामान्य हिंदी की 9th क्लास की अगर बुक है, 9th क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सामान्य हिंदी व्याकरण की जो किताब चलती है उसमें ये सारे टॉपिक हैं, अगर वो एक बार भी पढ़कर चला गया स्टूडेंट तो उसको किसी प्रकार से कोई भी दुनिया की ताकत उसको पास होने से नहीं, बढ़िया नंबर लाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि उसमें संधि, समास, व्याकरण, व्याकरण के जितने भी पॉइंट है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, टोटल उसमें है, पत्र लेखन, निबंध लेखन, सारी चीजें उसमें है, मुहावरे, लोकोक्तियां, सब के सब उसमें है। तो आप एक बार उस किताब का अवलोकन कर लिए ना तो आपको पास नहीं, बढ़िया नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यूनिवर्सिटी संबंधी या पढ़ाई संबंधी किसी भी प्रकार की, एजुकेशन संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।